एपिसोड नंबर 4 क्लास 12 मैथ्स सीबीएसई सैम्पल पेपर। जैसे कि आपको मालूम है हम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 को सॉल्व भी कर रहे हैं, साथ साथ हर क्वेश्चन की थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं। ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है क्या ये बोर्ड में आने के लायक है या ये नहीं लायक है। तो हम एपिसोड नंबर 1 में सेक्शन ई के 3 क्वेश्चन किए थे, फिर एपिसोड नंबर 2 में हमने सेक्शन ई से पहले डी किया था और फिर एपिसोड नंबर 3 में भी किया था। क्योंकि चॉइसेस भी हम सारे कर रहे हैं तो अभी हमारा सेक्शन डी का एक क्वेश्चन बचा है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे, क्वेश्चन नंबर 35, और उसके बाद हम सेक्शन सी के 2 क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो 27 प्रोबेबिलिटी का, उसमें 2 पार्ट्स है, तो इसी के अंदर आपका करीब करीब लग जाएगा आधे घंटे से ज़्यादा। तो चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स एंड आफ्टर फाइंडिंग ए इनवर्स यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। सो ये वो क्वेश्चन है, ये देखिए। ऑलराइट, तो इसको अब हम करते हैं। तो अब की बार मैंने ना आपको क्वेश्चन पहले से तैयार करके रख दिया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। सो अब देखिए, फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बहुत स्टैंडर्ड है डिटर्मिनेंट। हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ R1 पे ही एक्सपैंड करना। ऑलराइट, डोंट एक्सपैंड इट अलोंग एनी अदर रो और कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा 2, डिलीट द रो एंड द कॉलम, तो आपका एक 2/2 का माइनर आएगा। फिर आपने माइनस लिखा, फिर ये -3 लिखा, तो ये +3 हो जाएगा। फिर यू डिलीट द रो एंड द कॉलम, क्या बचेगा 3 -4। इसमें ना मेरे को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हर बच्चे को आता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही क्वेश्चन माना जाता है, डिलीट दिस रो एंड कॉलम 3 2। इसमें बस एक ही गड़बड़ होती है कि आपका ध्यान भटका नहीं और आपकी कैलकुलेशन गलत हुई नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, -4 +4। देखो मैं जानबूझ के ना डायरेक्टली 0 नहीं लिखूंगा, कोई भी स्टेप नहीं खाऊंगा। -6 +4 ऐसे करेंगे, -6 ऐसे +4 5 3 -2। ओके, ये आपका 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया -1। बस हो गया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपको इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। तो वो कोफैक्टर्स निकालने के लिए फिर आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तो मेरा तो अपना एक स्टाइल है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक फिल इन द ब्लैंक टेबल बनाता हूँ ऐसे करके, ओके, और जिस ऑर्डर में मेरे को एलिमेंट दिख रहे हैं मैं वैसे ही लिखता हूँ, A11 A12 A13। ऐसे नहीं है कि ऐसे लिखे, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं और लिखते हैं यहाँ है, गारंटेड गलती करके आएंगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। तो वो मेरे हिसाब से तो वो एक रिस्क है, आप मत करिए, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। देख रहे हो, एक फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर बनाया। अब जिस पे माइनस आएगा वो डाल दो, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा। जिसका आई और जे ऑड होता है उस पर माइनस आता है। अब इसके कोफैक्टर के लिए यही वाला कॉपी कर दो, -4 +4। इसलिए मैं हमेशा रो 1 से बोलता हूँ। तो ये मेरा 3 कोफैक्टर्स के लिए, तो मेरा समय बच गया। अब सेकेंड रो के करते हैं, डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम। ये रो गया और ये कॉलम गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +6 -5। मैं इसको कभी भी 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, 2 × -2 -4 -5। फिर से देख लीजिए, ये रो गया और ये कॉलम गया, 2 × -2 -4 और -5। फिर ये रो गया, ये कॉलम गया, 2 1 2 +3। ठीक है। अब A31 के लिए ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, 12 - 10। फिर ये वाला कॉलम, ये रो गया, -8 -15, ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। और लास्ट में ये दो गया, ये रो कॉलम, 4 + 9। अब इनका मैट्रिक्स लेके आपको एक वो बनाना पड़ेगा, क्या, इनका एडजॉइंट लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा।
तो अब देखिए एडजॉइंट ए में बना रहा हूँ आपका, ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल। अब चलो इसको कैलकुलेट करो 0, इसको कैलकुलेट करो कितना हो गया, मन में कर लो -2 + 2, लेकिन लिखना इधर क्योंकि मैं साथ के साथ ट्रांसपोज ले रहा हूँ। 3 - 2 1। अब बताओ मैंने कौन सी एक्स्ट्रा लाइन लगाई। अगर आप यहाँ डायरेक्टली 0 लिखते, यहाँ डायरेक्टली +2 लिखते, कौन सा आपने कोई एक्स्ट्रा समय लगाया या एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिखी, ठीक है। अब ये कितना होगा -1, वो यहाँ लिखोगे आप। ये कितना होगा -9, वो यहाँ लिखोगे। ये कितना होगा -5, वो यहाँ लिखोगे। और ये 2, ये -23 + 23, और ये 13। ऑलराइट, हो गया। अब आपको लिखना है ए इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना आया था -1, तो इन सब में से -1 बाहर निकाल लेना। ऑलराइट, और सीधा बाहर वाले माइनस से एडजस्ट कर देना। तो ये स्टेप तो आप खा ही लेना एग्जाम में। ऑलराइट, तो आपका ए इनवर्स क्या होगा, ये देखो एक माइनस इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ और बाहर -1 से एडजस्ट कर दूंगा, तो हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। लीजिए ये आपका ए इनवर्स आ गया। 5 में से आपके 2.5 नंबर तो पूरे हो गए। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। यूजिंग ए इनवर्स आई हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ऑलराइट, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब मेरे को कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है वो मैं आपको लिख देता हूँ। 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। अब आपको इनको सॉल्व करना है। पहले तो आप इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट्स लेंगे 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और फिर यहाँ आप 3/1 का 3 रोज एंड 1 कॉलम का मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहाँ कॉन्स्टेंट्स का बनाएंगे 11 -5 एंड -3। यही आपका गिवन ए था। चेक करिएगा, पहले जो आपको ए था तो इसकी जगह ए लिख दीजिए, इसकी जगह एक्स लिखते हैं, इसकी जगह बी लिखते हैं, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला बनेगा, तो व्हाट विल बी एक्स, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। ऊपर चला गया, मैं निकाल के लाता हूँ। ये रहा ए इनवर्स। 0 - 2 -1 0 - 2 -1 0 - 2 195 195। तीसरा क्या था 195 -2 -23 -13 -2 -23 -13। ये देखिए 0 - 2 -1 195 -2 -23 इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b से। b तो ये रहा 11 -5 एंड बस। अब आपका आंसर आने वाला है। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है। ये 3 और 3 कट जाएगा। ओके, तो आपको 3 रोज एंड 1 कॉलम का प्रोडक्ट आएगा। और मैं आपको बताऊं, हमेशा ऐसे फिल इन द ब्लैंक बना लेना, ये तो आपकी गलती हो सकती है ऐसे, ठीक है। रो बाय कॉलम होता है, तो 0 × 11 0, 1 × -5 -5 -2 × -3 +6 -2 × -11 -22 9 -45, और ये हो जाएगा +69 -11 -25 +39। ओके, बहुत ध्यान से, पता है इन क्वेश्चंस के अंदर सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, बस गलती क्या होती है आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया बस। तो आपका आंसर लिख देना एग्जाम में, x is 1 y is 2 and z is 3। जब इस टाइप का आंसर आता है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। और ऐसे नंबर्स को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ डाल के कम से कम एक ही चेक कर लो, 1 2 एंड 3, 1 + 2 3
2 इंटू 3 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, सेटिस्फाई कर रहा है ना? ठीक है, एक को करेगा तो बाकी को भी करेगा, बहुत समय होगा तो बाकी भी चेक कर ले, नहीं तो कम से कम एक तो चेक कर लो, तो आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर नहीं है करेक्ट है तो क्या करोगे? आपके पास समय नहीं होगा उसको करेक्शन, अपनी मिस्टेक ढूंढने का, फिर लास्ट में ढूंढना, उसी वक्त मत घुस जाना, पता लगे फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दे रहा हूँ, ओके? इसलिए हर वक्त उसी लाइन पे ना यू हैव टू हैव फुल कंसंट्रेशन, और उसके लिए एग्जाम से पहली वाली रात को आपको बहुत नींद लेनी है, कम से कम 8 घंटे की नींद लेके आप जाइए। सो इफ यू फ्रेश यू विल नॉट मेक सिली मिस्टेक्स। अगर आप पूरी रात पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ गए हैं, फिर से आप पढ़ रहे हैं, आप यू आर बाउंड टू मेक कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ऑलराइट, अब हम करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपका। ओके, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ओके, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स है, तो इसकी प्रॉपर थ्योरी है। अगर आपको ये थ्योरी याद है तो आप इसको कर पाएंगे, अगर आपको इसकी थ्योरी याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरा सीबीएसई का सैम्पल पेपर पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसके बाद मैं इंटीग्रेशन रिकॉर्ड करता हूँ। ऑलराइट, बिकॉज आई स्टार्टेड ओनली इन नवंबर दिस ईयर 2022, तो अभी तक मैं आपके लिए वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी ही रिकॉर्ड कर पाया, और उसके बाद हमने सीबीएसई का सैम्पल पेपर ले लिया। इसका हम करेंगे सीटीएस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। पीछे वाले का कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स नहीं आता, तो मैं इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूंगा। इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसका सीटीएस का फॉर्मूला होता है एक्स तो लिखना ही लिखना है, आप ये +2 को आधा कर दीजिए, +1 होल स्क्वायर -3, और ये जो नंबर लिखा था यहाँ पीछे कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x + 1 x + 1 होल स्क्वायर -4 -2 होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट खोलोगे यही आएगा। अब इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 - 2x - x², तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा 2² - x + 1 होल स्क्वायर। जो स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, और कोई भी स्टूडेंट है, वो आप किसी भी ढंग से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आना यही है। ब्रैकेट खोल के देखोगे तो यही चीज़ आएगी। ऑलराइट, सो जब मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा ना इंटीग्रेशन, तो मैं पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिटेल में आपको कराऊंगा। एग्जाम में ना कोशिश करिए इसको एक ना रेक्टेंगल में डाल देना, स्केल से लाइनें बनाना और इसको एक रेक्टेंगल में डाल देना, आपका ना प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। ओके, ऐसे करके ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि आपके पास स्केल होगा। फटाफट फ्री हैंड मत बनाना, फिर तो बनाना ही मत। अगर आप फ्री हैंड रेक्टेंगल में डाल रहे हैं, यू बेटर डोंट पुट इट। सी, अभी आपके सामने देख रहा था ना, द मोमेंट आई पुट इट इन द रेक्टेंगल इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और क्योंकि ना ये मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मेन क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है आपका। ये देखिए, इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2² - x + 1 होल स्क्वायर, ये है मेन क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये हम प्रेज्यूम करेंगे कि आपको ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला आपका है sin इनवर्स x/a + c। तो अब देखो, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मिनट के अंदर ये बड़े आराम से हो गए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए ये धीरे धीरे चल रहा था। ऑलराइट, तो नहीं तो ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें चॉइस भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 3 friends go for coffee. They decide who will pay the bill by each tossing a coin and then letting the odd person pay. There is no odd person if all the 3 tosses produce the same result. There is an odd person in the first round, then they make, if there is no odd person in the first round, they make a second round of the tosses and then they continue to do so until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन में ना है भी कुछ एरर है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, जो हमको समझ में आता है हम कर लेते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3, करते क्या है, ये भी एक कॉइन को टॉस करता है, ये भी एक कॉइन को टॉस करता है, ये भी एक कॉइन को टॉस करता है। तो सैंपल स्पेस क्या होगी इसकी, 2 × 2 × 2 8। वैसे तो सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ HH HT TH। प्रोबेबिलिटी तो आप देख ही चुके हैं, रिकॉर्डिंग में है ही,
तो 3 कॉइन्स का मेरा लिखने का अपना स्टाइल है। पहले 2 कॉइन्स का लिख लो, फिर उसकी फोटोकॉपी लगा दो नीचे, ऊपर सबके आगे एच लगा दो। इससे ना कोई मिस नहीं होता है, कोई डबल नहीं होता है, वही मैकेनिकल है पूरा सिस्टम ना। ये लो, अब सबके बीच में टी लगा दो और यहाँ कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। ओके, they decide who will pay the bill by each tossing a coin and then letting the odd person pay. There is no odd person if all the 3 tosses produce the same result. So A is the event, या E कर देता हूँ, E is the event. There is no odd person if all 3 tosses produce the same result. So event, there is no odd person. इसका मतलब क्या हो गया? पढ़ो। There is no odd person if all 3 tosses produce the same result. So what is the probability of E? Same result कब का आएगा? 2/8 कट के 1/4। कैसे आया 2/8? एक तो ये हो गया HHH और एक हो गया TTT. If all 3 tosses produce the same result, तो 3H और 3T, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, टोटल 8 हो गई, 1/4 हो गया। ठीक है, और दूसरा इवेंट क्या हो गया? F। ठीक है, देयर इज ऑड पर्सन, वो तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं ई बार भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया। देयर इज ए ऑड पर्सन। ठीक है, ऑड पर्सन का मतलब है 3H और 3T नहीं होना है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F? 3/4, 6/8 होगा। हो गया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेटा तैयार हो गया हमारा। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन, मतलब ई नहीं होता, देन दे प्ले द सेकंड राउंड, देन दे प्ले एंड दे कंटिन्यू टू डू सो अंटिल देयर इज ए ऑड पर्सन, मतलब until F occurs. What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? So what is your required probability? इसका मतलब क्या है? There is no odd until there is a odd person. So there is no odd person in the first round. There is a no odd person in the second round, and in the third round there is a odd person. यही तो हुआ ना? फिर से पढ़ देता हूँ मैं। They make a second round of tosses if there is no odd person in the first round. There is no odd person. E मतलब no odd person. Then they make a second round. In that also there is no odd person. And then they make the third round where there is an odd person. क्योंकि लिखा है they continue to do so until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 round of tosses are made? इसका third round में odd person आएगा। अगर third round में भी odd person नहीं आता तो वो चौथा round करते हैं। अब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। इंटरसेक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इवन इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। पर थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है, डिपेंडेंट में बाहर आ जाता है। सो अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास हैं। ओके, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E? 1/4 E, 1/4 F, 3/4, सो 3/64। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड चॉइस है वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, सो अभी हम देख रहे थे कि सेक्शन डी में जो रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टफ था। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए अर्न containing 6 items which include 2 defective items. एक बॉक्स बना लेते हैं हम। इसके अंदर 2 डिफेक्टिव हैं, 4 गुड है। टोटल आइटम्स कितने हैं? 6। इससे ना एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। फ्रॉम ए अर्न कंटेनिंग 6 आइटम्स, ये रहा 6 आइटम्स विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम, 4 गुड। हम कर क्या रहे हैं? वी आर ड्रॉइंग क्या कर रहे हैं? 2 आइटम्स आर ड्रॉन, तो ड्रॉ 2 आइटम्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में मेरा हमेशा एंटीना खड़ा हो जाता है। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला मेरे एकदम मस्तिष्क में आता है कि मैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ, तो मीन वर्ड होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड द वेरिएंस ऑफ, फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ।
ये पढ़ते ही आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन किसका है, रैंडम वेरिएबल का है। दो ही क्वेश्चन मेन आएंगे, या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा, या बेस का होगा, या रैंडम का होगा। अगर आप एपिसोड नंबर 26 देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, एक बहुत ही बेहतरीन हमने निष्कर्ष निकाला था, कंक्लूजन निकाला था कि कंडीशनल और बेस एक ही जैसे होते हैं। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप बेस भूल जाओ, सारे क्वेश्चन कंडीशनल से करो, अगर वो बेस के हैं तो अपने आप बेस के बन जाएंगे। तो मैं आप बोल सकता हूँ भाई दो ही वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आप बहुत आसान से पहचान लोगे, फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड द वेरिएंस ऑफ, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टू डिफाइन एक्स। व्हाट इज एक्स? रैंडम वेरिएबल, फाइंड द मीन ऑफ, उसके बाद जो लिखा होता है, फाइंड द पीडी ऑफ, उसके बाद जो लिखा होता है वो एक्स है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो ये हो गया एक्स, हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक। अगर आप दो आइटम्स निकाल रहे हो, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, यू मे नॉट गेट एनी डिफेक्टिव आइटम, यू मे गेट वन डिफेक्टिव आइटम, और आपकी किस्मत बिल्कुल ही फूटी हुई है तो यू मे गेट बोथ डिफेक्टिव आइटम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू डिफाइन एक्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक। ऑलराइट, नाउ अब हमें इन सब की वो निकालनी है, क्या, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स टेकिंग दीज वैल्यूज। ऑलराइट, सो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं क्वेश्चन। अब हमें चाहिए नहीं, पी एक्स जीरो का मतलब क्या है, बोलूँ मैं इसको इंग्लिश में, नो डिफेक्टिव आइटम। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ गुड, ठीक है। और अब मैं अपना कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, गुड कितने हैं, 4, तो ऊपर आएगा 4c2, नीचे आएगा 6c2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू 3, नीचे 6 इंटू 5, ये कट जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, बाकी बाद में काटूंगा। px1 का मतलब क्या है, 1 डिफेक्टिव 1 गुड। अब आपके डिफेक्टिव कितने हैं, 2c1 इंटू 4c1 अपॉन 6c2। इसको भी कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 4, नीचे आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मेरे डिनोमिनेटर्स चेंज ना हो, ठीक है। सो इसको हम काटते हैं यहाँ से 3, ठीक है, और इसको नहीं काट रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, इसको मैं 3 ही रखता हूँ, और इसको मैं 6 ही रखता हूँ, और इसको काट देता हूँ 2, और ये 3, ये 3 नहीं भी कटेगा तो भी मैं नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ तो कट नहीं रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ क्या आएगा, 6 अपॉन 15, 4 टू ज़ा 8 अपॉन 15। अब आएगा px2। px2 का मतलब क्या है, 2 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं, 2 ही हैं, तो ऊपर आएगा 2c2, नीचे कितना आएगा 6c2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ब्लैक बोर्ड को, 2c2 1 होता है और 6c2 होता है 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ये 3 हो गया, तो ये 1/15 आ गया। इन तीनों का सम 15/15 1 होना चाहिए, 8 + 6 14, 14 + 1 15। अब आपको निकालना क्या था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। बस अब आपको एक टेबल बनाना है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो भी आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में प्लीज स्केल से बनाना, ठीक है, फ्री हैंड मत बनाना। कोई भी लाइंस आप ड्रॉ करते हो ना, स्केल से बनाओगे तो वो देखने में कहीं ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपका xi आएगा, यहाँ पे pi आएगा, यहाँ पे pi xi आएगा। x की वैल्यू थी 0, 1 एंड 2, pi की वैल्यू लास्ट की तो 1/15 थी। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को नीचे ले आते हैं, देख लेते हैं क्या थी। px0 की 6 एंड 8, तो ये थी 6/15, ये थी 8/15। इसका जो टोटल है ना वो मेंटली चेक कर लेना, सिग्मा pi1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 8/15 रहेगा और ये 2/15 रहेगा। इस कॉलम का आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा pi xi, यही मीन होता है, यही इसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 10/15, 5 से काट दीजिए 2/3,
सो मीन ऑफ एक्स कितना आ गया 2/3। मीन को ना एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ई ब्रैकेट में एक्स। ओके, तो देखा ये दोनों चॉइसेस आपकी फर्स्ट क्लास थी, कितनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो इस एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। ऑलराइट, छोटी क्लास रख रहे हैं ये। अब हमारे पास सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस 4 बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 एंड 31। वो नेक्स्ट एपिसोड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 4 आपके एपिसोड्स हो गए, तो धीरे धीरे अच्छी खासी हमारी रिवीजन हो रही है क्लास 12th मैथ्स की। तो मिलते हैं इसके बाद अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5।